तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। जो हम विलियन पढ़ रहे थे उसमें आगे की चीज़ों को देखते हैं। जैसे हेनरी लॉ है, फिर राउल्ट का लॉ है, राउल्ट का नियम है। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम समझते हैं, थोड़े सा इंट्रोड्यूस होते हैं कि किसी भी द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है। जैसे विलियन के जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको ये भी डिस्कस किया था कि द्रव और गैस मिलकर के भी विलयन बनाते हैं। तो कोई भी गैस द्रव में विलेय होगा, कोई भी गैस द्रव में घुल जाएगा, ये किस पर निर्भर करेगा? बेसिकली गैस का नेचर क्या है, गैस की प्रकृति क्या है, जिस द्रव में घुलना है उस गैस को, उस द्रव की प्रकृति क्या है, फिर क्या प्रेशर क्या है, दाब क्या है, टेम्परेचर क्या है। ये सब मेन कारक हैं जिस पे निर्भर करता है कि कोई गैस किसी द्रव में कैसे घुलेगा, कितना घुलेगा, राइट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता बेसिकली गैस के नेचर पे, द्रव के नेचर पे, टेम्परेचर पे और दाब पे, प्रेशर पे निर्भर करती है, राइट। अब क्या है इसमें, जैसे देखिए बहुत सारे कुछ गैसेज ऐसे हैं जो द्रव में घुलते ही नहीं, बिल्कुल नहीं घुलते हैं। कुछ एक गैस ऐसे हैं जो द्रव में बहुत ज़्यादा घुलनशील हैं। जैसे अमोनिया एक गैस है NH3, जो जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील है। अमोनिया गैस जल में सबसे ज़्यादा घुलती है। यदि एक आयतन जल का ले लें तो अमोनिया का 1300 आयतन घुलता है। ओके, इसी तरह से यदि आप देखें हीलियम, तो हीलियम ऐसा होता है जो जल में लगभग नहीं घुलता है, बहुत कम घुलता है। H2P पर जल का एक आयतन ले लें तो हीलियम जो है लगभग केवल 0.01 आयतन ही घुल पाता है। तो ये तो चीज़ें हो गई इस पे कि कोई भी गैस द्रव में घुलेगा तो किन किन कंपोनेंट पे वो डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, किसी भी गैस की जो विलेयता होती है या जो मतलब घुलने का जो उसका जो गैस द्रव में घुलती है, विलेयता का मतलब यहाँ पर इससे है कि किसी भी गैस का द्रव में घुलना, और यह जो घुलना है, यह जो विलेयता है, उसको हम अवशोषण गुणांक से निरूपित करते हैं। तो एक लाइन तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये मेंशन कर दें आपको थोड़े सा कि गैस की द्रव में विलेयता, किसी भी गैस की विलेयता जो होती है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं, राइट। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अवशोषण गुणांक क्या होता है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्या चीज़? अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, इसको हम समझते हैं अवशोषण गुणांक क्या होता है। ओके, देखिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे हम क्या करें, पहले तो एक निश्चित ताप ले लें, क्या कर लें, ताप निश्चित कर लें, और क्या ले लें, गैस का इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब ले लें। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे समझिए, निश्चित ताप पर, अभी बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, निश्चित ताप पर, बिल्कुल समझना है, एकदम रटना नहीं है। निश्चित ताप पर क्या चीज करना है, गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब, ये दो चीजें आपको लेनी है। क्या क्या? निश्चित ताप, और दूसरा क्या लेना है, गैस का इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, दो चीजें हमने यहां पर किया हुआ है, पहला एक निश्चित ताप और दूसरा क्या है, गैस का इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब। पर अब क्या कर लिया जाए, इसमें इकाई आयतन का द्रव ले लीजिए। निश्चित ताप है, गैस का इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब है, फिर क्या लेना है, इकाई आयतन का द्रव। इकाई
आयतन के द्रव में। क्या बात हो गई? गैस जितना इसमें घुल जाएगी वही उस गैस का क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक कहलाएगा। मीन्स अभी बिल्कुल देखिए याद हो जाएगा। निश्चित ताप तथा गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब पर इकाई आयतन के द्रव में एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर गैस का जितना आयतन घुल जाएगा, गैस का जितना आयतन इस द्रव में घुल जाएगा, जितना आयतन घुलता है वही गैस का क्या कहलाता है? वही गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ गया। अभी एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरा एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। क्या करना है? निश्चित ताप रखना है और गैस का इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब लेना है, ठीक है। और इन दो कंडीशनों पर इकाई आयतन के द्रव में, एक आयतन द्रव ले लीजिए और गैस जितना उसमें घुल गई, एसटीपी पर ये जो गैस आपने ले रखा है जितना गैस घुल गया वही उसका क्या कहलाया? अवशोषण गुणांक कहलाया गैस का। तो अब तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। निश्चित ताप तथा गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब पर इकाई आयतन के द्रव में एसटीपी पर गैस का जितना आयतन घुलता है वही गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। राइट। अब इसमें जरा देख लें थोड़ा सा क्या है। जैसे मान लीजिए निश्चित ताप पर द्रव का कोई आयतन ले लीजिए, ऐसे थोड़ा सा माना निश्चित ताप पर क्या चीज ले लें? द्रव का भी आयतन। निश्चित ताप पर द्रव के भी आयतन में, वी आयतन मान लिया, वी आयतन ले लें और क्या? आंशिक दाब, ये है ना आंशिक वायुमंडलीय दाब, तो ये हम ले लें दाब प्रेशर P से निरूपित कर लें, तो ये लिख लिया P आंशिक दाब पर भी आयतन का द्रव है, P आंशिक दाब है। अब कितना गैस घुला? गैस का मान लीजिए V0 या V0 आयतन घुल जाता है। V0 आयतन क्या होते हैं? घुलते हैं। जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिख रखा है वहीं से हो रही है। गैस का इकाई आयतन लेना है ना, तो गैस का ये द्रव का इकाई आयतन लेना है ना, तो द्रव का हमने कितना आयतन लिया है? यहाँ पर देखो V आयतन लिया है, ठीक है। और ये जो गैस का जितना आयतन घुलता है, कितना आयतन घुला है गैस का? V0 V0 आयतन घुला है। कितने दाब पर? P दाब पर। तो जो अवशोषण गुणांक होगा उस ताप पर द्रव में गैस का जो अवशोषण गुणांक होगा, तो अवशोषण गुणांक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा ये हो जाएगा क्या चीज? V0 कितना गैस का आयतन घुला है? V0 या V0 अपान ये जो प्रेशर है और द्रव, जितने द्रव में वो घुला था, तो V आयतन द्रव में वो घुला था। तो इस तरह से अवशोषण गुणांक अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? V0 अपान PV। याद रखिए P क्या है? पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब है। V क्या है? द्रव का आयतन है। V0 क्या है? V0 गैस का वह आयतन है जो इस V आयतन में घुला हुआ है। तो अवशोषण गुणांक अल्फा इक्वल टू V0 अपान PV। राइट, ये हमें अवशोषण गुणांक हो गया। समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से एकदम? ओके, चलिए जी, ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोगों का मेन टॉपिक शुरू होता है। ये तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो गया, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो किसका आएगा? वो चीज़ है हेनरीज लॉ। अगला टॉपिक होगा हम लोगों का हेनरीज लॉ। हाँ जी, हेनरीज लॉ देखते हैं। देखिए,
हम ऐसे आपको समझा रहे हैं, वैसे भी काम चल जाएगा, इसी तरह से आपको समझना है। जैसे क्या है, स्थिर ताप कर लीजिए, ध्यान देना है, ताप को, टेम्परेचर को क्या कर देना है, स्थिर कर देना है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। एक लाइन में आप ऐसे समझिए, कोई इशू नहीं है। जैसे क्या है, ऐसे समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कर दिया, एक मैंने बर्तन ले लिया, इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने लिक्विड द्रव भर दिया, ये क्या है, द्रव है। ध्यान देना है, टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, यहाँ पर स्थिर ताप कर दिया हमने, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, स्थिर ताप कर दिया। और इसमें क्या भरा हमने, इसमें कोई गैस भरा, ये क्या भर रहे हैं हम, ये कोई गैस इसमें हम भर रहे हैं। ओके, ठीक है, ताप स्थिर कर दिया, इसमें हमने द्रव भर रखा है, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं। तो आप इसको सोच भी सकते हैं, ताप को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो गैस इस द्रव में घुलेगा, जितना जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे गैस इस द्रव में उतना ज़्यादा ही घुलेगा। घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, इसको आप सोचिए, या आप महसूस भी कर सकते हैं कि यदि हम इस बर्तन का टेम्परेचर स्थिर कर दें, टेम्परेचर पे को फिक्स कर दें, तो फिर इस द्रव में क्या करें, गैस को डालें, मान लो ऑक्सीजन ही डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही डाल रहे हैं, और प्रेशर यदि बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस क्या होगी, इस द्रव में घुलती जाएगी। यानी कि प्रेशर, दाब बढ़ाने पर गैस जो है द्रव में क्या हो रही है, ज़्यादा घुल रही है, गैस की द्रव में विलेयता क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो यही हेनरी लॉ है, क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता मतलब गैस का द्रव में घुलना किस पर निर्भर कर रहा है, दाब पर। तो दाब के क्या हो रहे हैं, अनुक्रमानुपाती होता है ना, क्योंकि दाब बढ़ाओगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी, दाब कम करोगे तो गैस कम घुलेगी। तो यही हेनरी लॉ है, बिल्कुल याद हो गया होगा। मैंने क्या लिखा, स्थिर ताप पर, ऐसे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब उसका घुलना, गैस का द्रव में घुलना। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, जितना दाब बढ़ाओगे ना, जितना दाब बढ़ाओगे उतना ही गैस घुलेगा, यानी दाब के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। राइट, समझ में आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो विलेयता है, ऐसे कह लीजिए, ये जो विलेयता है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, प्रेशर के दाब के। सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विलेयता को हम किससे निरूपित करते हैं, विलेयता को m से निरूपित करते हैं, दाब को किससे निरूपित करते हैं, P से निरूपित करते हैं। तो ऐसे यदि हम लिख लें कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप और साम्य दाब पर हम जैसे ऐसे लिख लें, इसमें थोड़े सा मेंशन कर लें, कैसे, निश्चित ताप पर क्योंकि ताप तो स्थिर करना है, तो निश्चित ताप पर निश्चित ताप एवं P दाब पर, दाब P पर क्या कर लें, किसी द्रव में गैस का कितना आयतन, m आयतन मान लो घुल रहा है, किसी द्रव में m ग्राम गैस क्या हो जाए, घुल जाए। तो क्या हो गया, इसको हम कह देंगे m प्रोपोर्शनल टू किसके,
पी के। समझ रहे हैं ना? एम क्या है? एम क्या है? जो घुली हुई गैस है उसकी मात्रा है। पी क्या है? आंशिक दाब है या दाब है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल यदि हटाएं तो m इक्वल टू क्या देते हैं? एक कांस्टेंट देते हैं। चूंकि ये हेनरी ने नियम दिया था इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया? के एच। ये हेनरी कांस्टेंट है p। समझ है? तो m इक्वल टू के एच इंटू पी, राइट। यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ ऊपर तो लिखा भी है, m क्या है? m जो है घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली गैस की मात्रा है कि नहीं। p क्या है? दाब है। और के एच क्या है? ये नियतांक है और इस नियतांक को हम क्या कह देंगे? हेनरी नियतांक कह देंगे, राइट। ये बात तो समझ में आ गई। यही क्या है? हेनरी का नियम है। ओके, अब चलो देखते हैं भाई यहाँ पे। हाँ, अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। बेसिकली ये चीज़ ज़रा याद रखिए कि हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ, इन दो में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 4 मार्क्स में। तो हेनरी का नियम पूछेगा तो फिर उसमें लिमिटेशन भी पूछेगा, उसकी सीमाएं क्या हैं, कहाँ तक हेनरी का नियम पालन होता है। तो इसको ज़रा हम लोग जल्दी से समझते हैं, हेनरी के लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएँ क्या हैं। ओके, तो पहला तो ये है कि हेनरी का जो नियम है वो आदर्श गैस के लिए सत्य है। पहली बात क्या है? हेनरी का नियम, ये तो ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, यह नियम किसके लिए सत्य है? आदर्श गैस के लिए सत्य है। अब क्या इशू आएगा? अब इशू ये आएगा कि आदर्श गैस तो है नहीं कोई, आदर्श गैस तो है नहीं, आइडियल चीज़ें तो है नहीं कोई। तो फिर क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इस नियम का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं? यदि हम किसी भी जगह पे प्रेशर कम कर दें, कम दाब कर दें, तो कम दाब पर क्या होता है कि वास्तविक गैसें जो है आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करती हैं। जैसे है ना कि यह नियम आदर्श गैस पे ही लागू है, तो आदर्श आइडियल गैस तो कोई है नहीं। तो हम इसमें ये कहते हैं कि कम दाब पर जो गैसें होती हैं वो आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं, यानी कि कम दाब पर हेनरी का नियम काम करेगा। तो इसमें हम आगे ये भी मेंशन कर दें कि कम दाब पर जो वास्तव में गैसें होती हैं, वास्तविक गैसें आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हेनरी का नियम के लिए क्या होना चाहिए? दाब कम होना चाहिए। हेनरी के नियम का पालन करने के लिए दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यह नियम आदर्श गैस के लिए सत्य है और कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं, अर्थात कम दाब पर हेनरी नियम काम करता है। ठीक है ना? कम दाब पर हेनरी का नियम लागू होता है, अर्थात यहां पर हम लिख दें, अर्थात कम दाब पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो हमने लिख दिया यह नियम लागू होता है। ओके, अब जरा दूसरा पॉइंट समझे। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा मैटर हमें क्या समझना होगा? दूसरा हम ऐसे समझें, क्लैरिटी तो है, दिख रही है। दूसरा हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे क्या है कि वो कोई गैस जो है जिस विलायक में आप डाल रहे हैं, जैसे गैस को आप द्रव में डाल रहे हैं ना, अब क्या करें, यह गैस जो है जिस द्रव में डाल रहे हैं उस द्रव से अभिक्रिया कर ले। जो गैस आप यहाँ डाल रहे हैं इसमें, वो क्या करे, वो गैस इस द्रव से अभिक्रिया कर ले, तो फिर हेनरी नियम काम कहाँ करेगा? वो तो रासायनिक अभिक्रिया कर लिया ना गैस ने उस उस द्रव से। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ये कह लीजिए कि गैस इस सॉल्वेंट से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि वो अभिक्रिया कर देगी तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। जैसे हम आपको उदाहरण दें कि जैसे मान लीजिए ये पानी भरा है, जल भरा हुआ है इसमें, राइट।
और इसमें हमने गैस क्या डाल दिया, अमोनिया गैस डाल दिया। पता चला कि गैस जब इसमें आप डालेंगे और नीचे इसमें पानी जल भरा हुआ है, बस वो अमोनिया NH3H2O से रिएक्शन करके NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। फिर हेनरी का नियम तो काम नहीं किया, उसने तो रासायनिक अभिक्रिया कर लिया। यानी कि आप ये कहेंगे कि दूसरा पॉइंट ये कहेंगे कि यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होगा जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने दे दिया कि यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। हमने लिख दिया केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। ओके, अभी मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे इसमें अमोनिया भर दीजिए और यहाँ जल है, तो अमोनिया गैस इसमें जब भरेंगे तो जल से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी कि वहाँ पर हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, लिखने की जरूरत है या मैंने बोल लिया, आप उसको नोट कर लीजिए। क्या मैंने बोला फिर से सुन लीजिए। यदि यहाँ पर अमोनिया गैस ले लें और विलायक के रूप में जल ले लें तो हेनरी का नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि अमोनिया जल से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बना देता है। ठीक है, तो दूसरा लिमिटेशन समझ में आ गया। तीसरा लिमिटेशन समझते हैं भाई, हेनरीज का तीसरा लिमिटेशन क्या है। जैसे जिस गैस को आप इसमें डाल रहे हैं वो गैस सॉल्वेंट में पड़कर कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आयनों में टूट जाए। यदि वह गैस अपने आयनों में टूट गई तो भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। इसमें हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जो HCl है, HCl, तो ध्यान दीजिए HCl गैस भी होती है, ठीक है ना। तो यदि HCl गैस इसमें हम डालेंगे और अंदर जल है, अंदर वाटर है, और इसमें हम क्या डाल दें, HCl गैस डाल दें, तो वो HCl क्या, H आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाती है, तो वहाँ भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। यानी कि यह आप ऐसे कह लें कि यह उन गैसों के लिए भी लागू नहीं होगा जो सॉल्वेंट में घुलकर अपने आयनों में टूट जाएं। तो हम ये लिख दें, हेनरी नियम या यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो विलायक में मिलने पर अपने आयनों में टूट जाती हैं, अपने आयनों में टूट जाती हैं। राइट, इसमें एग्जाम्पल आपने क्या दिया, HCl को, ध्यान देना इसमें एग्जाम्पल में क्या रखा, HCl गैस को, ये HCl क्या है, गैस है, लिक्विड नहीं है। HCl गैस को जल में डालने पर, HCl गैस को जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि H प्लस व Cl माइनस आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात यहाँ हेनरी नियम लागू नहीं होगा, हेनरी नियम लागू नहीं होगा। समझ में आ गया क्या, कोई इशू हो तो बताएं। दूसरे वाले में जो एग्जाम्पल दिया गया था वो समझ में आया। अगला आप समझ सकते हैं कि यह जो नियम है, हेनरी का नियम है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही, तनु विलयन पे ही लागू होता है। कुछ एक पॉइंट्स और आप दे सकते हैं, जैसे क्या है, यह जो है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन दिख रहा है, यह तनु विलयन
पर लागू होता है। ठीक है, ये टन विलयन पे लागू होता है। फिर क्या होना चाहिए इसमें, विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए। यह भी लिख सकते हैं 5वां पॉइंट, क्या, विलेय की मात्रा क्या होनी चाहिए, विलायक से कम होनी चाहिए, विलायक से कम होनी चाहिए। तो ये सब क्या हो गए, हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जैसे थोड़े बहुत चाहें तो हम लोग अनुप्रयोग भी समझ सकते हैं। पहले इसका आप पिक्स ले लीजिए, ये अवशोषण गुणांक हो गया पूरा। ओके, एक पिक्स आप यहाँ से ले लीजिए, और दूसरा पिक्स आप यहाँ मैं नीचे कर दे रहा हूँ, इससे ले लीजिए। थोड़े सा जो 2-4 लाइन छोटा था यहाँ से ये ले लीजिए। हो गया। ये एक नीचे एक पिक्स यहाँ से ले लीजिए और एक पिक यहाँ से ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों को और इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे इतना ही पूछेगा एग्जाम में यदि आएगा तो अवशोषण गुणांक, हेनरी का नियम, यही एनएफ है, इतना आएगा। या फिर राउल्ट का नियम आएगा तो राउल्ट का नियम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेनरी नियम तो आप समझ गए, इसमें लिमिटेशन भी समझ गए, सीमाएँ भी समझ गए। इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे अनुप्रयोग में जो इसके एप्लीकेशंस हैं आप ध्यान दीजिए। जैसे अभी गर्मी का समय है, कोल्ड ड्रिंक आप पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक यदि आप पीते हैं तो बॉटल को क्या करिए, थोड़े सा हिला दीजिए इधर उधर। उसके बाद उसका जो ऊपर का कैप है, ढक्कन है, उसको खोलिए। अचानक से बहुत सारा जो उसमें मटेरियल है वो बॉटल से बाहर आ जाता है ना। तो ऐसा क्या है, ये हेनरी के नियम के ही कारण है। समझ गए कि नहीं। वो दाब उसके अंदर है ना, जैसे आप उसको कवर किए हैं, ढक्कन उस पर लगाए हैं, पूरा प्रेशर है उसमें, प्रेशर से है उसमें, और जैसे उस ढक्कन को आप हटाते हैं प्रेशर कम होता है और नीचे के सभी मटेरियल्स क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें कुछ इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे गोताखोर वगैरह अपना जो गैस लेकर के पानी के अंदर जाते हैं तो भी यहाँ भी हेनरी का नियम लागू होता है। या जो पर्वतारोही हैं उनको ब्रेथिंग में समस्या होती है, जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो भी जो है कंप्रेस्ड गैस लेकर के जाते हैं, जो हेनरी के नियम का पालन करते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको अगला जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो राउल्ट लॉ पे दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिए हेनरी नियम और राउल्ट के नियम में से एक नियम पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसका तो पिक्स आपने ले लिया होगा। ओके, हाँ, अब राउल्ट का नियम हम देखते हैं। राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम से थोड़ा सा कठिन है। इसको समझने के लिए थोड़े ध्यान से समझना। बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल समझ लेंगे तो चीज़ों को लिख लेंगे। क्या है पहले ये समझिए। सबसे पहले एक विलयन लेते हैं हम, तो विलयन में क्या होगा, विलायक होगा और विलेय होगा। विलेय और विलायक से ही क्या मिलता है, विलयन मिलता है, तो सभी को पता है। अब हम क्या करें कि जो विलेय है वो कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील विलेय है। तो पहले तो राउल्ट का नियम थोड़ा सा ये समझ लीजिए, फिर इसका नियम हम लिखते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि विलेय होता है, विलेय और विलायक, यही दोनों मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं। ये बात तो बहुत पहले से आपको पता है, आपको शुरू में बताया भी गया। अब विलेय हम कैसा ले लें, विलेय हम ले लें अवाष्पशील। जैसे उसको विलायक में डालें तो ऐसा ना हो जाए कि वो वाष्पशील हो जाए। तो विलेय कैसा होना चाहिए, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या बढ़ा दिया, अवाष्पशील, राइट, अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले लिया। ठीक है। अब जरा देखिए राउल्ट का नियम क्या हो रहा है यहाँ पे। राउल्ट का नियम हम कैसे आपको समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी निश्चित ताप पर, पहली बात क्या होनी चाहिए, ये नियम अब लिखा जा रहा है, क्या लिख रहे हैं, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर। पहला हमने शर्त ले लिया कि ताप हमारा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, राइट, दिख रहा है।
किसी निश्चित ताप पर। क्या कह रहे हैं? ओके, किसी निश्चित ताप पर क्या हमें लेना है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन। ये जो विलयन है उसमें क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हुआ है। तो किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन। ये जो विलयन है उसमें विलेय क्या है? अवाष्पशील। किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन। अब इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब, इस विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन में क्या है? विलायक है और अवाष्पशील विलेय है। तो लाइन समझ में आ रही होगी। किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब क्या होता है भाई? विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज, इसी विलायक का वाष्प दाब और इसी विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यही है राउल्ट का नियम। तो लिख दें, विलायक के वाष्प दाब तथा इसी विलायक के ही विलायक के वाष्प दाब तथा, चलो मैं विलायक फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, तथा विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या मैंने किया? किसी निश्चित ताप पर, ऐसे समझो, किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और इसी विलायक के ही मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्या है, यदि हम मान लें कि विलयन का, इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो P है, विलयन का वाष्प दाब P है और विलायक का वाष्प दाब P0 है। क्या मैं मानता हूं? माना विलयन का वाष्प दाब P तथा विलायक का वाष्प दाब P0 है। अच्छा, ये जब भी मानेंगे तो क्या निश्चित ताप पर ही मानेंगे, ठीक है ना। तो ये जो भी शर्त हो रही है, क्या निश्चित ताप पर विलयन का, ये ध्यान देना, माना निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब P तथा विलायक का वाष्प दाब P0 है। तो राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से क्या हम कह सकते हैं? P यानी कि विलयन का वाष्प दाब P किसके बराबर है? विलायक के वाष्प दाब, इसको हमने P0 कहा, इनटू क्या? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को हम ऐसे जाई से रिप्रेजेंट करते हैं और जाई ऐसे हमने क्या लिख दिया? ये जाई किसका हो गया? विलायक का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गया। क्या है? P क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, P0 क्या है? विलायक का वाष्प दाब है, और ये जाई क्या है? विलायक का मोल प्रभाज है, राइट। तो ये हो गया क्या? राउल्ट का नियम। तो हम यहाँ से राउल्ट का नियम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि P0 जो विलायक का वाष्प दाब है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, मतलब ध्यान दीजिए, ये ऐसे, ये P0 क्या होगा? कांस्टेंट हो गया। तो P के बारे में सेंटेंस क्या बोलोगे? किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब, इसको हटा दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसी के अनुक्रमानुपाती हो गया कि नहीं हो गया? तो
हम यहाँ से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे? किसी निश्चित ताप पर विलयन के बारे में क्या कहना पड़ेगा? अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन। अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब, यही P हो गया। इस P के बारे में इतना सेंटेंस हो गया। क्या होता है? विलयन में उपस्थित ये क्या विलायक है ना, विलायक का ये मोल प्रभाज है। विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। राइट, राउल्ट का नियम हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब चलिए देखिए भाई, इसमें थोड़े सा कुछ डेरिवेशन टाइप में देख लें, जिस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। तो अभी जैसे मान लो कोई सोल्यूशन है, कोई विलयन है, और वो क्या है? बाइनरी सोल्यूशन है, द्विक विलयन है। तो किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम क्या कहते हैं? जो विलेय का मोल प्रभाज है, क्या चीज़? विलेय का मोल प्रभाज, सिंस विलेय का मोल प्रभाज, ओके। तो ऐसे मैंने कर दिया, जाई विलेय का हो गया, प्लस विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ये मिलके कितना हो गया? 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, जरा देखना, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 है। तो हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिख दिया सिंबल जाई विलेय, ये विलेय का मोल प्रभाज हो गया, प्लस जाई विलायक इक्वल टू 1। जाई का मतलब क्या? जाई विलेय का मतलब विलेय का मोल प्रभाज। अब यहाँ से हम देखें, ये तो जाई विलायक है ना, ये यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या लिखा है? विलायक का मोल प्रभाज। तो यहाँ से यदि हम विलायक का मोल प्रभाज लिखें तो जाई विलायक इक्वल टू, इसको इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस ये क्या? विलेय का मोल प्रभाज। ये लाइन समझ में आ गई। अब समीकरण 1 से जरा देखना, समीकरण 1 से हम इसको ऐसे कर दें, P इक्वल टू पी नॉट, और जाई विलायक के जगह पर हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस जाई विलेय। ये लाइन बिल्कुल समझ में आ रही होगी, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब जरा देखना भाई, यहाँ पर इंटू हुआ है P नॉट का, तो P नॉट को यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो अपान में हो जाएगा, तो P अपान P नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज। हो गया ना? हो गया। अब यहाँ से क्या कर लें, इस जाई को माइनस है तो इधर कर लोगे प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिख दें, इसको क्या पढ़ोगे? विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर करोगे ये माइनस हो जाएगा P अपान P नॉट। ये लाइन समझ में आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करें तो P नॉट का 1 में इंटू हो जाएगा, तो P नॉट माइनस P, और अब सभी के अपान में P नॉट हो गया। ये लाइन समझ में आ रही है? P नॉट का यहाँ पे इंटू कर दोगे तो P नॉट माइनस P, और सभी के अपान में P नॉट हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? P नॉट माइनस P अपान P नॉट इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज। यही तो मिला ना, यही तो मिला। जाई विलेय मतलब विलेय का मोल प्रभाज। और जरा आप याद रखिए, जब हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे थे मोल फ्रैक्शन पे, तो मोल फ्रैक्शन में विलेय का जो मोल प्रभाज आपको बताए थे वो क्या बताए थे? n अपान n प्लस कैपिटल N। ठीक है, याद करिए, वहाँ पर बताए हैं, चाहे तो उस इंट्रोडक्शन को देख भी सकते हैं। मैं सिंबल लिख दे रहा हूँ,
ये विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन के बारे में याद करिए। एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। एन क्या है? विलेय का मोल है, विलेय के मोलों की संख्या। मैं सिर्फ क्या लिख दिया? विलेय का मोल लिख दिया। एक्चुअली क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन किसका है? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। राइट, ये चीज़ समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो अब चलिए देखिए, यहाँ से हमें मिल गया क्या रिलेशन मिल गया? फाइनली हमें रिलेशन मिल गया पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। ये एक रिलेशन हमें मिल गया राउल्ट के नियम में। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए यहाँ पर एक चीज़ देखें, जैसे जो हमारा विलियन है, यहाँ पर जो विलियन लिया हुआ है, जो विलियन बना है, ये विलियन क्या हो? तनु विलियन हो, डाइल्यूट हो। तो जरा देखिए वहाँ पर क्या होता है तनु विलियन के लिए। तनु विलियन के लिए, तनु विलियन के लिए होता क्या है कि जो विलेय के मोलों की संख्या है, अच्छा तनु के लिए क्या होना पड़ेगा? विलायक ज़्यादा होगा, विलेय कम होगा। जितना विलेय कम होगा उतना ही जो हमारा विलयन होगा वो डाइल्यूट होगा। जैसे क्या है, चीनी पानी का विलयन लो, चीनी की मात्रा जितना कम करोगे विलयन उतना ही क्या होगा? पतला होगा, यानी कि तनु होगा। यानी कि विलेय की मात्रा क्या करनी होगी? कम करनी होगी। तो तनु विलयन के लिए स्मॉल एन का जो मान होगा वो, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम है। एन इज लेस देन, ये देखो कई बार लेस बनाया, मतलब वेरी लेस देन कैपिटल एन। इसका मतलब क्या हुआ? इस एन की वैल्यू क्या है? नेग्लेजिबल है। तो इस एन की वैल्यू नेग्लेजिबल होने से कहने का मतलब यह है कि जो डेनोमिनेटर में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, इसको जब तुम प्लस करोगे तो ये एन इतना कम है कि ये लगभग किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। तो यहाँ से इसको चलो इक्वेशन 2 कर लो। तो समीकरण 2 से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन मिला करके कितना हो गया? कैपिटल एन हो गया। ये जो रिलेशन मिला वो किसके लिए मिला? वो तनु विलयन के लिए हमें ये रिलेशन मिला हुआ है। ये सब राउल्ट के नियम में ही आ रहा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखें, ये पी नॉट माइनस पी क्या बताता है? ये इक्वेशन 3 में यहाँ यदि पी नॉट माइनस पी की बात करें तो ये क्या बताता है? पी नॉट क्या है याद करिए। पी नॉट जो है आप शुरू में यदि देखें तो ये विलायक का वाष्प दाब है, और पी क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। तो पी नॉट माइनस पी क्या है? वाष्प दाब में कमी को व्यक्त करता है। पी नॉट माइनस पी क्या है? वाष्प दाब में कमी है, और कमी को ही यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म क्या दिया है? अवनमन। तो पी नॉट माइनस पी क्या है? वाष्प दाब में कमी या अवनमन। ये हो गया, ठीक है। और हमारे पास आया है पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट, तो इसको हम ये कहते हैं, ये तो वाष्प दाब में अवनमन है, और पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट को कहते हैं वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, ठीक है ना। पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट, यही तो है ना हमारे पास जो मिला हुआ है, जरा देखना, ठीक है। ये देखो पी नॉट माइनस पी क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन। और पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट को क्या कहोगे? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अवनमन मतलब कमी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना,
ऐसे यहाँ पर एक डेफिनेशन दे सकते हैं, एन अपान कैपिटल एन के बारे में क्या कहोगे? ये क्या है? एन अपान कैपिटल एन, इसके लिए इसको तुम कह सकते हो कि विलेय का मोल प्रभाज, है ना, इसको क्या बोल दिया जाए? इस तरह से एक नया डेफिनेशन यहाँ पर हम राउल्ट के लिए एक यहाँ से नई परिभाषा दी जा सकती है। और वो परिभाषा क्या हो सकती है? इस वाले रिलेशन से हम क्या दे सकते हैं कि एक अवाष्पशील विलेय, जैसे विलेय कैसा है? अवाष्पशील है, और विलायक क्या है? वाष्पशील है। तो विलयन कैसा किससे बनाना है? ये फाइनली डेफिनेशन दी जा रही है, राउल्ट के लिए फाइनली डिसीजन दिया जा रहा है ना। क्या है? एक अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक युक्त द्विक विलयन, इन्हीं दोनों से मिलकर के विलयन बना है, तो द्विक विलयन में यहाँ पर आइए, इसको हम बोलेंगे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ये इसके बारे में सेंटेंस क्या बोला? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये क्या है? एन अपान स्मॉल एन अपान कैपिटल एन क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ से तो अब ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से इस लाइन से सिर्फ ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कब होता है? जब क्या हो? विलेय हमारा क्या हो? अवाष्पशील हो, और विलायक क्या हो? वाष्पशील हो। तो अब डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। कैसे हम डेफिनेशन लिख देंगे? अतः फाइनली किसी अवाष्पशील, एक अवाष्पशील विलेय तथा विलायक कैसा है? वाष्पशील विलायक, इन दोनों से क्या मिला? विलयन बना। विलयन हो गया ना। का वाष्प, अब इस पे आते हैं, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन किसके? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम। ठीक है, ये हेनरी की तुलना में थोड़ा सा बड़ा भी है, लंबा है। तो ये एक बार देखिए, राउल्ट के नियम का आप पिक ले लें, फिर मैं बताता हूँ। ये एक पिक आप यहाँ ले लें, बिल्कुल क्लियर है एकदम। एक पिक यहाँ ले लें, और थोड़े सा मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, छोटा सा जो नीचे का छूटा हुआ है, बस यहीं पे फिनिश है। तो ये हो गया, आप यहाँ पे पिक ले लीजिए। ये तो हमने पूरा पढ़ लिया, क्या चीज़? राउल्ट का नियम पढ़ लिया हम। ठीक है, इसमें यदि हम चाहें तो कुछ चीज़ों को और भी कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? इसमें थोड़े सा डेरिवेशन में हम कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अभी अभी जो पीछे रिलेशन निकाला है आपने, यही लिखा था पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू एन बाई एन। एन के बारे में आपने क्या लिखा था? अभी अभी एन के बारे में पढ़ा भी था। एन के बारे में बताया गया था, स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। पीछे लिखा भी है ना, विलेय के मोलों की संख्या है। और कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन में बोला गया था विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, यही अभी आपने पीछे भी इसको लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है उसी लाइन को। थोड़े सा हम इसमें डेरिवेशन में जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको हम कैसे मेंशन कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे, उस पर थोड़े सा डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो क्या है कि जैसे जो n होता है, n के बारे में, ये जो स्मॉल n है
वो किसके बराबर, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो जैसे किसी न्यूमेरिकल में कितने ग्राम विलेय दिया हुआ है, यानी कि विलेय का भार, स्मॉल n किसके बराबर होता है, विलेय का भार। ऐसे याद करिए, ऐसे लिखा गया था ना, विलेय का भार, कितना विलेय दिया हुआ है उस विलेयन में, बटे विलेय का अणुभार, बटे विलेय का अणुभार। उसमें समझाया गया था मोल फ्रैक्शन में। और विलेय का भार जैसे स्मॉल n है, स्मॉल w मान लें, और विलेय का अणुभार स्मॉल m मान लें, तो n इक्वल टू क्या मिल गया, w/m, ये दोनों स्मॉल में है। ठीक उसी तरह से कैपिटल N के भी बारे में हम कह सकते हैं। कैपिटल N क्या हो सकता है, विलायक के मोलों की संख्या। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, विलायक का भार, कितना विलायक दिया हुआ है उस विलेयन में, कितना विलायक है, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, राइट। तो विलायक का भार सिंबल ही है, मान लो कैपिटल W है, और विलायक का अणुभार क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन दे सकते हैं, इसलिए यहाँ से जो रिलेशन दे देंगे P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू n/n है, तो n के जगह पर क्या लिख दिया, W बाई ये वाला W/m, ठीक है। और अपान करना है, अपान का मतलब भाग देना है, हमें डिवीजन करना है किससे, कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब क्या है, W/m, ये दोनों कैपिटल है। तो यहाँ से हम क्या कर लें, ये आपको पता ही है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि जब हम इसको W/m इसको इंटू करेंगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसे हो जाएगा, ये पहले भी बताया गया था। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू W/m, ये W/m इंटू m बाई कैपिटल W, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिल गया, और इस रिलेशन से ही क्या है, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सिंबल सभी आपको पता है। P0 के बारे में क्या है, P0 क्या है, P0 चलो यहीं पे किनारे, सब चीज़ें तो पहले भी लिखा गया है, फिर भी थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। P0 के बारे में क्या बताया गया था, विलयन का वाष्प दाब, दिख रहे हैं ना, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, राइट। ये P0 हो गया, विलयन का वाष्प दाब। फिर क्या है, अरे नहीं, P0 के बारे में क्या, ये तो P न है, सॉरी, यहाँ पर देख लो, एक मिनट फिर से देख लो। P क्या है, P है विलयन का वाष्प दाब, P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, ओके। P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। क्लियर हो रहा है ना, शुरू में सिंबल याद करिए। P क्या बताया गया था, विलयन का वाष्प दाब, P0 क्या बताया गया था, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। स्मॉल w के बारे में तो चलो यहाँ पर लिखिए, अब फिर सिंबल क्या लिखना है। W के बारे में क्या है, W क्या है, विलेय का, स्मॉल w, छोटा वाला w क्या है, विलेय का भार है ना, विलेय का भार। स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है, राइट। फिर इसी तरह से कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार है, और कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार है। तो ये सिंबल है, पहले भी लिखवाया गया, याद करना। ये P क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। तो ये हम न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे इसको। अब यदि आप देखें तो राउल्ट के नियम की कुछ लिमिटेशन, इसके भी नियम की कुछ सीमाएं हैं, राउल्ट के नियम की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। इसमें क्या है, पहला नियम, तो पहला लिमिटेशन ये हो जाएगा कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर, यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा क्या है, इसकी लिमिटेशन में दूसरी बात हो जाएगी कि यह जो, जैसे आपने शुरू में ही देखा होगा कि विलेय कैसा था, विलेय के बारे में आपने क्या लिखा था, विलेय के बारे में लिखा था कि वो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पे लागू हो रहा था, ठीक है। जैसे दूसरा इसमें क्या कह लेंगे, दूसरा लिमिटेशन, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू, यह
वैद्युत कैसा होना चाहिए? अनअपघट्य होना चाहिए, अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तीसरा आप क्या कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा विलय कैसा था? अवाष्पशील था, नॉन वोलेटाइल था, यानी कि यह अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए लागू होता है। ठीक है। चौथी बात क्या है? शुरू में ही हर जगह देखें ताप को स्थिर रखा गया था, तो चौथे कह सकते हैं कि यह स्थिर ताप पर लागू होता है। तो ये सब इसके क्या हो गए? इसके लिमिटेशंस हो गए, सीमाएं हो गई। तो अब आप पूरी तरह से देखिए, इसका पिक्स भी ले लीजिए ये वाला। तो ये राउल्ट का नियम हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? आज हम लोगों का क्लास भी काफ़ी लंबा हो गया, अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का क्लास हो गया, जिसमें हम लोगों ने अवशोषण गुणांक पढ़ा, हेनरी का नियम पढ़ा, राउल्ट का नियम पढ़ा, हेनरी के लिमिटेशंस पढ़े और राउल्ट के लिमिटेशंस पढ़े। और डेफिनेटली इसको याद रखिए, क्योंकि यह आपको बोर्ड एग्जाम में हर हाल में से हेनरी और राउल्ट में से किसी न किसी एक में ज़रूर पूछेगा। ओके, तो आज का क्लास बस इतना ही। ओके जी।